नमस्ते दोस्तों। आज प्रस्तुत कर रही हूँ हमारे ही यूट्यूब परिवार के एक सदस्य हर्षपाल जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी दुखद स्मृति। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप हमारे इस यूट्यूब परिवार की छिपी हुई प्रतिभा और इन उभरते हुए लेखकों की कहानियों को सुनकर उनका उत्साहवर्धन करेंगे। अपने फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आइए कहानी का आनंद लेते हैं। आज मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी। आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शरीर में अजीब सी सिहरन हो रही है और कलेजा फटा जाता है। मालूम होता है कि इस नश्वर संसार में दुख के सिवाय मेरा अपना और कुछ नहीं। जी चाहता है कि संसार के सारे नियम तोड़कर इस दुख, इस पीड़ा को शांत करने का प्रयत्न करूं, परंतु नहीं कर सकता। आज मालूम होता है कि विज्ञान चाहे कितनी ही तरक्की क्यों न कर ले, किंतु मनुष्य के हृदय में व्याप्त आंतरिक पीड़ा का निवारण नहीं कर सकता। क्षण भर पहले मैं खुश था, शांत था और विभिन्न कार्यों में लीन था, और जिस बात से मैं दुखी हूँ उसे बिल्कुल भूल चुका था। परंतु अकस्मात ही इस पीड़ा का उदय हुआ। इसका कारण है यह घड़ी, यह खराब घड़ी जो मेरे हाथों में है। कुछ दिन से मैं खुश था, और मैं ही क्या, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को खुश होना चाहिए, क्योंकि मौका ही ऐसा है। आखिर दिवाली का इंतजार किसको नहीं रहता। यही तो एक त्योहार है जिस दिन हम सभी कार्य को छोड़कर अपने अपने परिवारों को समय देते हैं, उन्हें खुशियाँ देते हैं, तनाव, परेशानी, चिंता, व्यथा आदि भावों से मुक्त करते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही था। दरअसल आज मैं घर की सफाई करने में अपनी पत्नी की मदद कर रहा था, और सफाई के दौरान मुझे वो घड़ी हाथ लगी जिसे मैं लिए हुए प्रत्युक्त बातें सोच रहा था और दुखी हो रहा था। मेरे दुख का कारण वह घड़ी इसलिए है क्योंकि वो मेरे पिताजी की घड़ी थी। वो मेरे पिताजी की घड़ी थी, यह बात मुझे ज़्यादा दुखी नहीं करती है। दुखी वह बात, वह समय, वह तारीख करती है जो इस घड़ी पर दिखाई देती है। वो तारीख है 13 अप्रैल 1919। यह तारीख जब भी मुझे याद आती है मैं कांप उठता हूँ। वह दृश्य मेरे सामने आ जाता है जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, जो आज भी मेरे हृदय में शूल की भांति व्याप्त है। अब जब इस बात तक मेरा ध्यान पहुँच ही गया है तो मैं आपको भी यह सारी बातें विस्तार में बताता हूँ। मेरा जन्म सन 1914 में पंजाब के अमृतसर में हुआ। मेरे पिताजी निहाल सिंह बड़े सज्जन व्यक्ति थे। वो मुझे बहुत प्रेम करते थे। अमूमन देखा जाता है कि बच्चों को अपनी माता से अधिक प्रेम और लगाव होता है, मगर मेरा व्यवहार इसके विपरीत था। मुझे अपनी माता की अपेक्षा अपने पिता से अधिक लगाव था। इसका कारण यह हो सकता है कि माता की तरह पिताजी ने मुझ पर कभी क्रोध नहीं किया। जब माँ मुझे डांटती अथवा मारने को हाथ बढ़ाती तो पिताजी मुझे बचा लेते। जब मैं किसी चीज़ की जिद करता तो माता एक बार मना भी कर देती, परंतु पिताजी ने मुझे कभी मना नहीं किया। इस तरह मेरी जिद बढ़ती चली गई, और आज मैं सोचता हूँ कि उस समय यदि पिताजी मेरी जिद पूरी नहीं करते तो आज मेरा जीवन खुशियों से भरा होता। मेरी जिद ने मेरा सब कुछ छीन लिया। 13 अप्रैल 1919 की बात है। उस समय मेरी उम्र लगभग 5 वर्ष की रही होगी। ठंडी ठंडी बयार चल रही थी। सूरज क्षितिज में आ चुका था। चारों ओर हरियाली थी। सब लोग बैसाखी की तैयारियों में लगे हुए थे। चारों ओर खुशी का माहौल था। माँ रसोई घर में खाना बना रही थी। मैं दौड़कर माँ के पास गया और पूछने लगा, माँ, आज तो मेला लगेगा ना? माँ ने खाना बनाते हुए कहा, हाँ लगेगा। माँ, नानू भी अपने बापू के साथ मेले में जा रहा है, मैं भी जाऊंगा। माँ ने क्रोध में कहा, कोई नहीं जाएगा मेले में, चुपचाप अंदर जाओ। लेकिन माँ ने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू मेले में नहीं जाएगा बस। मैं रसोई घर की भूमि पर लेटकर रोने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर पिताजी आ गए। पिताजी ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बेटा? बापू, मैं मेले में जाऊंगा, नानू भी जा रहा है अपने बापू के साथ, मैं भी जाऊंगा। माँ, नानू जा रहा है तो उसे जाने दे, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। मैं, चलो ना बापू, चलो ना। पिताजी, अच्छा अच्छा चलते हैं। माँ ने गुस्से में कहा, यह क्या बात हुई जी, मेले में बहुत भीड़ रहती है, लड़के को कुछ हो गया तो? पिताजी ने मेरे आंसू पोंछकर गाल खींचते हुए कहा, जब तक इसका बापू जिंदा है इसे कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर पिताजी ने मुझे पीठ पर बिठाया और बाहर जाने लगे। माँ ने रोक कर कहा,
और वो जो वकील साहब से मिलने जाना था उसका क्या हुआ? पिताजी ने मुस्कुराकर कहा, कल मिल लेंगे, वकील कहीं भागा तो नहीं जाता। माँ ने गुस्से में आकर कहा, आपकी जो मर्जी हो वो कीजिए, मैं कुछ नहीं कहती। पिताजी, अच्छा तो अब इसके कपड़े निकाल दे और इसे तैयार भी कर दे, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। इतना कहकर पिताजी बाहर चले गए। माँ ने मुझे नहलाया और मेरे कपड़े बदल दिए। तब तक पिताजी भी नहा चुके थे। हम जाने लगे तो माँ ने कहा, दोनों घर लौटना। माँ की कही बात उस समय मुझे समझ में नहीं आई, परंतु आ जाती है और दुख होता है। घर के द्वार से ही पिताजी ने मुझे अपने कंधों पर बिठा लिया। पिताजी के कंधों पर बैठने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं संसार में सबसे ऊंचा हूँ। भूमि बहुत पीछे छूट गई है और बस मैं आकाश की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं सूर्य को छूना चाहता हूँ, आकाश को छूना चाहता हूँ। मैं पिताजी के कंधों पर खड़ा हो गया और सबसे ऊंचा हो गया। मेरी उच्चता का कारण है कि मुझे डर नहीं, इस बात का डर नहीं कि मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरा बापू मुझे कभी गिरने नहीं देगा। उसने अपने कंधों पर मेरे भार को जो संभाल रखा है और मुझे ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसे कष्ट हो रहा है मेरे भार से, परंतु उस कष्ट को हृदय में छुपाए उसे उजागर नहीं करना चाहता। इसका मूल कारण यह हो सकता है कि वो चाहता है कि उसका बेटा यह न समझे कि उसका बापू कमज़ोर है, वो उसके भार को सहन नहीं कर सकता, अपितु वह यह समझे कि उसका बापू ढाल की तरह उसके समक्ष है। उस समय वो ढाल मेरे पास थी, मगर आज वो ढाल मेरे पास नहीं है। शायद यही कारण है कि मैं समाज को समझने में कमज़ोर हूँ, उससे लड़ने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि मेरा बापू आज ढाल बनकर मेरे सामने नहीं है। मुझे जो विश्वास था, जिस विश्वास के साथ मैं आकाश छूने चला था, अब वो विश्वास नहीं रहा। अब वो विश्वास के पात्र नहीं रहे। अब आकाश छूने के पहले यह देखना पड़ता है कि मुझे अपने ही गिरा तो नहीं देंगे। अब अपनों पर विश्वास नहीं होता। पूर्ण विश्वास के साथ मैं जलियांवाला बाग जा रहा था। वहीं बैसाखी का मेला लगा था। नानू अपने पिता का हाथ पकड़े चला जा रहा था। कुछ देर बाद हम जलियांवाला बाग पहुंचे। द्वार को रंग बिरंगे फूलों से सजाया हुआ था। जगह जगह मिठाई, खिलौने की दुकान लगी थी। मेले में खूब रौनक थी। हम मेले में घूमने लगे। पिताजी ने मुझे एक खिलौने वाली बंदूक और बहुत से खिलौने दिलाए। मैं नानू को अपने खिलौने दिखाने लगा। तभी अचानक मेले में हलचल होने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद गोली की आवाज़ आने लगी। हमने देखा जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आया है। उसने जलियांवाला बाग का द्वार बंद करा दिया और गोली चलाने का आदेश दे दिया। पिताजी ने मुझे गोद में उठाया। नानू के पिता ने उसे गोद में उठाया। दोनों वहां से भागने लगे। चारों तरफ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। पिताजी भाग ही रहे थे कि उनके पैर में एक गोली लगी और वो गिर पड़े। मैं भी गिर पड़ा। पिताजी अब भागने की हालत में नहीं थे, इसलिए उन्होंने नानू के पिता से कहा कि बंधु मेरे बेटे को लेकर भाग जाओ। नानू के पिता बोले, लेकिन भाई साहब आप? मेरे पिता ने कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं अभी उठकर आ जाऊंगा, लेकिन तुम सब जाओ यहाँ से। नानू के पिता ने मुझे गोद में उठाया और भागने लगे। हम लोग एक बड़े से लोहे के बॉक्स के अंदर जाकर बैठ गए। उसमें हुए छेदों के जरिए बाहर का नज़ारा देखने लगे। बाहर लोग एक दूसरे को गिरा गिरा कर भाग रहे थे। मैंने देखा कि मेरे पिताजी उठने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पैरों से खून बह रहा है। उनके उठने का प्रयास विफल हो जाता है जब उनसे कोई टकरा कर उन्हें गिरा देता है। मेरे पिता फिर उठने की चेष्टा करते हैं और हाथों के सहारे घिसट घिसट कर आगे बढ़ने लगते हैं। उनका यह प्रयास भी विफल हो जाता है जब कुछ लोग मेरे पिता के पैरों पर पैर रख देते हैं। उनकी चीख निकल जाती है। यह देखकर मैं भी जोर जोर से रोने लगा और बापू बापू पुकारने लगा। नानू के पिता ने मेरा मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया। मैंने देखा कि उनकी आंखों में भी आंसू थे। अचानक एक गोली आकर मेरे बापू को लगी और उन्होंने आंखें बंद कर ली। इसके बाद मेरे पिता कभी नहीं उठे। बापू के आंख बंद करने के साथ ही मैं भी बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि मैं माँ की गोद में बैठा हूँ। पिताजी का मृत शरीर सामने है और उसके पास नानू और उसके पिता भी खड़े हैं। मेरी माता का रो रो कर बुरा हाल था।
माँ ने कहा था कि दोनों घर लौटना। दोनों घर तो लौटे, किंतु एक जीवित और दूसरा मृत। इस बात को वर्षों बीत गए हैं, किंतु आज भी यह बात मेरी माता को सताती है। जब भी उन्हें इस बात की याद आती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह घड़ी मेरे पिता की आखिरी निशानी है, और यह घड़ी ही है जो हमारे पुराने अतीत को खोदकर सजीव कर देती है। धन्यवाद।